नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। अररिया समाहरणालय परिसर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के द्वारा दिया गया 1 दिवसीय धरना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की 5 देशों की यात्रा हुई संपन्न। इससे बिहार में निवेश की बढ़ेगी संभावनाएं। और पर्यावरण दिवस के अवसर पर अररिया व्यवहार न्यायालय के वृक्ष वाटिका में जिला जज राजेंद्र तिवारी ने लगाए फलदार पौधे। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार को विशेष राज्य और बढ़ती महंगाई के खिलाफ जन अधिकार पार्टी के द्वारा 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। अररिया समाहरणालय परिसर में धरना पर बैठे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी की जाए, साथ ही किसानों के कर्ज माफी और बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगे। इसके बाद जन अधिकार पार्टी का 10 जून को रेल रोको अभियान और 25 जून को जेल भरो आंदोलन भी होगा। हमारा भारत सरकार से मांग है अविलंब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करे, किसानों का ऋण माफ करे और गरीबों पर हो रहे अत्याचार, हरिजनों पर अत्याचार, ST शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जो सरकार ने कानून सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करवाया है उसको रद्द करे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की 5 देशों की यात्रा सिंगापुर, न्यूजीलैंड, फिजी, तुवालू, हांगकांग की यात्रा अत्यंत सफल रही है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने जहां इन 5 देशों को भारत के साथ संबंधों की एक नई पहल की शुरुआत की है, वहीं बिहार की दृष्टि से यह यात्रा ऐतिहासिक रहा। पहली बार जहां बिहार में इन देशों से निवेश की संभावनाएं बढ़ी, वहीं बिहार के चिकित्सकों, नर्सों, चिकित्सा सेवा से जुड़े अन्य लोगों, कलाकारों व योग और आयुर्वेद के विशेषज्ञों तथा IT प्रोफेशनलों के लिए विदेश जाने का प्रवेश द्वार भी खुल गया है। अररिया के NIC सेंटर में जिले भर से आई प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की लाभुक 15 महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा संवाद किया है। इन महिलाओं से पूछा गया कि जमीनी स्तर पर प्रधानमंत्री आवास योजना की क्या हकीकत है, ग्रामीणों को इस योजना से कितना लाभ मिला, क्या कोई बिचौलिया तो इस योजना का लाभ नहीं उठा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इंदिरा आवास के प्रधानमंत्री आवास योजना के 15 लाभुकों के साथ 15 महिला लाभुकों को प्रत्येक जिले से 15 लाभुक थे और देश भर के सभी राज्यों से उन लाभुकों से इस योजना का फीडबैक ले रहे थे कि क्या ये योजना उन तक पहुंची है, इस योजना में कोई बिचौलिया तो नहीं आ रहा है, इस योजना से वो प्रभावित हो रहे हैं या उनको सही तरीके से लाभ मिल रहा है, घर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। एक तरीके से 1-to-1 टॉक करके PM साहब का ये उद्देश्य था कि हम सीधे लाभुक से, सीधे बेनिफिशियरी से इसका फीडबैक लें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सूबे में दहेज मुक्त समाज की स्थापना को लेकर कैंपेन चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पूर्वी चंपारण में शादी के नाम पर दहेज में मोटी रकम नहीं मिलने के कारण शादी तोड़ी जा रही है। शादी की सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद लड़के वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। पिताजी से 5 लाख रुपए खर्च के रूप में शादी में खर्च करने के लिए मांगा था। मेरे पिताजी 5 लाख रुपए खर्च के लिए दे दिए। उसके बाद लड़का ने मुझे झांसा में लाकर मेरे साथ पूर्ण रूप से वैध शोषण करने लगे और फिर उसके बाद पंडित जी द्वारा मेरा दिन उतरा और शादी का दिन फिक्स हो गया और कार्ड छपाया। उसके बाद लड़के वाले के पिताजी कह रहे हैं कि मुझे 3 लाख रुपए LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, अलमीरा, साइकिल ये सब दोगे तो हम शादी करने के फिर लड़का को, नहीं तो दूसरी जगह शादी कर देंगे। उनका नंदपुर नेहा का जो रहने वाले हैं वो टीचर है, उनसे हमारी बहन की शादी सेट हुई। उनके पिताजी का नाम रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा हुए। जैसे हमारे पापा जी ने उनके लड़के शादी सेट कर दिए, तो करने के बाद उन्होंने शादी में खर्च करने के लिए 5 लाख रुपए का आग्रह किए। मेरे पिताजी कर्ज उठाकर उनको शादी में खर्च करने के लिए दे दिए। उसके बाद मनोज कुमार जो शिक्षक है वो हमारे बहन को मारे खाने लगे और उनको बार बार यौन शोषण किए। अवसर दिन भी उतर गया, पंडित जी के द्वारा कार्ड भी छप गए। अब बोलते हैं कि अब 3 लाख रुपए ऊपर से दहेज में दो, गाड़ी दो, LCD दो, टीवी दो, अलमीरा दो,
अब हम सर गरीब आदमी हुए, अब हम सर कहाँ से देंगे। 5/18 को आवेदिका कविता कुमारी पिता देवकांत प्रसाद ग्राम कुशवंशी नगर थाना पर अपने परिजन के साथ आई और एक आवेदन दी, जिसमें उनके द्वारा लिखा गया है कि उनका शादी संबंध मनोज कुमार प्राथमिक विद्यालय गवही के शिक्षक हैं, जिनका वर्तमान घर ननपुर ढेखा मुफस्सिल थाना मोतिहारी में पड़ता है। शादी संबंध तय होने के बाद उनके द्वारा दहेज के रूप में 5 लाख रुपया लिया गया है और 3 लाख रुपया उनके पिताजी के द्वारा अतिरिक्त मांग की जा रही है। इस कारण से वो शादी करने से इनकार कर गए हैं। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के चोरमा पंचायत के खान टोला में रमजान के दिन में बिजली की समस्या अपने चरम पर है। रमजान के दिन में बिजली आने के 2 मिनट के बाद वोल्टेज नहीं रह रहा है। इस रोजा के दिन में जिन लोगों ने रोजा रखा है उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके शिकायत लोगों ने जेई पकड़ी दयाल के अनवर अंसारी से किया तो तरह तरह का बहाना बनाकर जनाब अपना मोबाइल बंद कर लेते हैं। अब सवाल है कि हम लोग भर दिन रात भर हम लोग ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। ये हम लोग का रमज़ान का महीना है, 1 महीने का प्रे करते हैं। रात भर हम लोग रात भर जगह रहते हैं, दिनों में आराम करने का मौका नहीं मिलता है। जब उनको हमने विद्युत समस्या के बारे में 10 दिन पहले भी बताया और आज सुबह भी 10 बार कॉल करने के बाद एक बार उन्होंने रिसीव किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक कराएंगे और बाद में हमने बोला कि अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो हम लोग रोड जाम करने पे ग्रामीण रोड पे उतरेंगे। तो उन्होंने कहा अगर इस बार रोड जाम करते हैं तो आप सभी को झूठे मुकदमे में फंसा दिए जाएंगे। मतलब अभी कुछ देर पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, लगातार ऐसा कोई मामला नहीं रहता है। हो सकता है जंपर वगैरह फेस मारा होगा। मिस्त्री को मैंने भेजा था, अभी वो बता रहा है कि गाँव में भी ठीक है, 130 वोल्ट वहाँ पर भी मिल रहा है या जो भी 150 वोल्ट जो भी है उस तरह का वोल्टेज फ्लक्चुएशन। थोड़ा अगर आइडियल वोल्टेज अभी 220 वगैरह का नहीं मिल पाएगा 200 वोल्ट का, इसलिए कि पीछे से 33 के वगैरह में वोल्टेज कम आ रहा है। वैसे पकड़ी दयाल प्लेसेस चालू होने वाला है, जैसे चालू हो जाता है उम्मीद है कि 10-15 दिन महीना दिन के अंदर चालू हो जाना चाहिए। लास्ट स्टेज में काम है तो फिर वोल्टेज का कोई दिक्कत उम्मीद है कि नहीं रहेगी। पश्चिमी चंपारण जिले के बैरिया प्रखंड के पखनाहा डुमरिया पंचायत में 8 जुलाई को मुखिया पद के उपचुनाव के लिए मतदान होना है। 14 जून से 20 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। वर्तमान में इस पंचायत के उप मुखिया मोहन चौरसिया प्रभारी मुखिया है। इस पंचायत से मुखिया पद पर महाराज हजरा निर्वाचित हुए थे, जिनका निधन 12 जनवरी 2017 को हुआ था, जिसके बाद से अब तक यह पंचायत मोहन चौरसिया के प्रभार में चल रहा है। बहुत धन्यवाद आपको सड़क के कहने के लिए। ऐसे इतने महान हस्ती की उपमा मुझसे नहीं किया जा, फिर भी आपकी महानता है। क्योंकि वो मेरे एक मित्र थे, बचपन के लंगोटिया हम लोग यार थे और उन्होंने मुझे चुनाव लड़ाने के 2011 में बहुत प्रेरित किया और मैं उनके प्रेरणा से चुनाव क्षेत्र में आया। मैं नौकरी करने वाला एक साधारण सा व्यक्ति हूँ इस गाँव का और मैं इस क्षेत्र में आया। जब रिजर्वेशन हुआ तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं उनके साथ हूँ और उनको मैं चुनाव लड़ाया और मैंने मेरी भूमिका अच्छी नहीं रही साहब। ये पूरी जनता का प्यार मिला, अपने पखना डुमरिया के लोगों का प्यार मिला, तो उन लोगों के प्यार के बदौलत मैंने को चुनाव लड़ाया और जिताया। वोट देखिए, वोट तो चूँकि चुनाव राजू हजरा लड़ रहे हैं और चूँकि चुनाव राजू हजरा लड़ रहे हैं इसलिए इनके साथ ग्रामीण लोग लगे हुए हैं। सहानुभूति इनके, चूँकि पिताजी मर गए और कहा गया है ना कि जो जिसके फादर मर जाते हैं तो वो अपने औलाद को समाज को देकर जाता है। तो मैं तो एक छोटा सा के साथ सहयोग दे रहा हूँ, क्योंकि विकास मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। मैं अपने विकास में लगा हूँ और ग्रामीण लोग इनके साथ लगे हैं कि नहीं राजू हजरा आपके साथ हम लोग हैं और आगे बढ़िए और आपको हम चुनाव जिताएंगे। इस रमज़ान के पवित्र महीने में मैं मुस्लिम तमाम भाइयों की हार्दिक शुभकामना देता हूँ और यह पर्व उनके परिवार में खुशियाँ दे। और इस समय मेरे साथ राजू हजरा दिवंगत मुखिया के सुपुत्र बैठे हैं। अब एक नौजवान है, युवा हैं और उपचुनाव के प्रबल प्रत्याशी है, दावेदार है और मेरी आग्रह है कि सब लोग इनको साथ दें। बिहार में दुष्कर्म और छेड़खानी का वीडियो वायरल होने के बाद पटना के बिहटा में एक युवक की पिटाई का वायरल वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में कुछ लोग हाथ में बेल्ट लिए और क्रिकेट का बल्ला लिए एक युवक को पीट रहे हैं। पिटाई काफी बेरहमी से की जा रही है और यह पूरा मामला सोशल मीडिया में लगातार वायरल होते जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार में लगातार बिगड़ते हालात की एक सच्ची तस्वीर से भी सामने आई है। ऐसा कहा जा सकता है वीडियो के वायरल होने के बाद पीड़ित युवक सामने आया और अपने ऊपर आप बीती से सबको अवगत कराते हुए बिहटा थाना में केस दर्ज कराया।
मामला नहीं, ऐसे ही बस बिना मतलब क्या आया, खटाल पर से खींचा और मारा। कहाँ पे मारा, किस तरह से बुलाया? एक लड़का को भेजा, कहा कि राहुल को बुलाओ, तुम गए, पूछ रहा कि इधर आओ, तुम कहा क्या, तो तुम वीडियो दिखाया था, कैसा वीडियो, तो उसके बाद करिया रहा है, उसके बाद बेल्ट मारा एक लड़का से और उसके बाद मारने लगा। तो वायरल मुझे कहा सब कि मैं डिलीट कर दिया, अब किसके पास जो लड़का भेजा था वो लड़का वायरल कर दिया। इसके आलोक में वीडियो के आधार पर फोटो पहचान किया गया और इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बाकी गिरफ्तारी से कर ली जाएगी। अब महंगी लग्जरी गाड़ियों से हो रहा है नशे का कारोबार। जी हां, अररिया के उत्पाद विभाग ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों से विदेशी शराब और प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप को जब्त किया है। उत्पाद विभाग के अधीक्षक लाला अजय सुमन ने बताया कि ये जब्ती अररिया सिलीगुड़ी मार्ग 327E पर भंगिया डायवर्जन के पास से हुई है। उन्होंने बताया कि एक टाटा सफारी कार में 2 लोग 550 बोतल विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किए गए हैं। आज सुबह में रूटीन चेकिंग चल रहा था, दौरान पनारपुल बैरगाछी के बीच डाइवर्सन के पास एक भंगिया डाइवर्सन के पास एक टाटा सफारी गाड़ी रोका गया, उसका जांच किया गया। उसमें से 45 लीटर बियर और 131.76 लीटर विभिन्न ब्रांडों के विस्की बरामद किए गए, यानी टोटल बोतल में देखा जाए तो 585 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बेचन यादव पिता भुवनेश्वर यादव जो कि सुपौल का रहने वाला है, दूसरा सुशील कुमार यादव, ये भी सुपौल का रहने वाला है। मंगलवार को पूरा देश पर्यावरण दिवस मना रहा है। लोग पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अररिया व्यवहार न्यायालय के परिसर में वृक्ष वाटिका में न्यायाधीश और अधिवक्ताओं ने पेड़ लगाया। अररिया के जिला जज राजेंद्र तिवारी की उपस्थिति में सब जजों के पैनल ने यगुल, मोहर, अशोक और आंवला के पेड़ भी लगाए। वहीं अधिवक्ताओं ने भी वृक्ष वाटिका में फलदार पेड़ लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित करने की पहल की है। मोतिहारी में पहली बार इस्कॉन पटना द्वारा जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला गया, जिसके साथ रॉक भजन की टोली भी चल रही थी। रथ यात्रा शहर के रेड क्रॉस से शुरू होते हुए और गांधी चौक से छतौनी गई। छतौनी से रथनगर थाना होते हुए फिर रेड क्रॉस में जाकर समाप्त हो गई। फूलों से सजी हाइड्रोलिक रथ पर सवार भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ को रस्सियों के सहारे खींचने के लिए शहर वासियों में होड़ लगी हुई थी। पूरा मोतिहारी शहर भगवान जगन्नाथ के रंग में रंग चुका था। उधर महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति दिवस राजकीय समारोह के साथ पटना के जेपी गोलंबर पर माल्यार्पण कर मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव सहित कई गणमान्य लोगों ने स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। माननीय शिक्षा मंत्री श्री कृष्ण प्रसाद वर्मा, वजीर आला जनाब नीतीश कुमार अपनी अकीदत के फूल संपूर्ण क्रांति के प्रणेता के प्रतिमा के समक्ष पेश कर रहे हैं और अब पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशोर यादव। जब रिश्ते की डोर मजबूत हो तो इंसान को कोई भी मंजिल पाना आसान दिखता है, और जब ये रिश्ते की डोर में दरार पड़ जाए तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। ऐसा ही मामला राजधानी पटना से सटे मनेर के बलुआ गांव की है, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी को महज कुछ रुपए के खातिर उसके पूरे शरीर को लोहे के छड़ से दाग कर पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। नौबतपुर की रहने वाली रंजू की शादी मनेर बलुआ गाँव निवासी तारकेश्वर
तारकेश्वर पासवान के साथ 5 वर्ष पूर्व हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि तारकेश्वर पासवान ने रंजू से अपने मायके से पैसे मांगने का दबाव बनाने लगा। जब रंजू ने अपनी मायके से पैसे नहीं मांगने की बात कही तो सनकी पति ने पहले तो अपनी पत्नी को घर के ही काल कोठरी में कैद कर दिया। जब इससे भी बात नहीं बनी तो पति ने अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू किया और उसके शरीर को गर्म लोहे की रॉड से पूरी तरह दाग दिया। पीड़िता अंजू ने बताया कि पिछले 6 माह से हमारे पति हमें घर में कैद कर मारते पीटते थे और लोहे के रॉड से हमारे पूरे शरीर को दाग दिया है। पति मारता है सर, जाता है तो मार पीट के भगा देता है। ज्योति से पाता है जैसे रड से, लोहा के रड से मारता है। 3-4 साल 300 से ऐसे कर रहा है सर। एक दुख क्या बोलता है, क्या बोल के जलाता है? कहे कि माँ बाप से दहेज मांग के लाओ, अथी मांग के लाओ, जरा खुरा के भगावी थी, रहल देना चाहिए थी। परिवार जरा के मारता है। कौन? परिवार, पति। कैसे जलाता है? लोहा के रड। क्या बोलता है? जरा मैंने क्या बोलता है, क्यों जलाता है? परिवार मैंने काहे के जला वाला का मांगला? कि टीवी मांगता है, टीवी मांगता आवेदन दी है जिसके आधार पर कांड दर्ज किया गया है, जिसमें उनका ससुर और सास दोनों का सहयोग है। इस मामले में ससुर को गिरफ्तार की गई है और बाकी लोगों की गिरफ्तारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के आवास पर दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और उनके पार्टी के तमाम वरीय नेता और मंत्री नजर आए। इस दावते इफ्तार में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के रोजेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने रमजान के पवित्र माह में सभी के लिए अमन एवं भाईचारे की दुआ की मांग की। ये देश अलग अलग सोच का है, अलग अलग लिबास का है, अलग अलग संस्कृति का है। अल्लाह पाक इस देश की असमत, बरकत और महत्ता यही है कि सम्मान प्रकट करने के लिए हर वर्ष सरकार की तरफ से इफ्तार का आयोजन होता है और उसी परंपरा के आज के दिन राज्य सरकार की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया। मैं सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हमारी यही दुआ है कि पूरे समाज में शांति का, सद्भावना का और प्रेम का माहौल रहे। सब लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें। ऊपर समझ जाती है। कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, प्रत्येक धर्म के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना चाहिए। और हम लोगों के यहाँ एक बहुत अच्छी परंपरा है। तो रमजान के इस पवित्र महीने में हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि जो सब लोगों की दुआएं कबूल हो और काफी अच्छी प्रगति हो प्रदेश में। और एक चीज जो ऐसे मौसम में ये हो रहा है, हम यही कहेंगे कि सब दुआ करें कि कोई सूखा या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में आपस में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भावना का माहौल रहे। प्लास्टिक से मुक्ति के लिए अररिया में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली बाजार समिति से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चांदनी चौक पर जाकर समाप्त हो गई। वहां लोगों को प्लास्टिक के दुष्परिणाम के बारे में भी बताया गया और कहा गया कि इसके उपयोग से कैंसर जैसे घातक बीमारी जन्म लेते हैं। यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। देखिए, प्रत्येक वर्ष विश्व में 5 लाख अरब प्लास्टिक बैग का निर्माण होता है और इसमें प्रतिदिन इस पर
अरबों टन कचरा इस पर फैलता है, जो कि कहीं न कहीं इसको फेंका जाता है। प्लास्टिक न गलता है न सड़ता है, और इसका एक तो मिट्टी पर इसका प्रभाव पड़ता है, और इससे कहीं न कहीं एक कैंसर के भी उत्पादन में इसका कहीं न कहीं योगदान है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभी समाज में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह द्वारा किसानों के ऊपर दिए गए बयान के बाद एक तरफ उनके ऊपर कोर्ट में परिवाद दायर हुआ है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेता उन पर हमलावर हो गए हैं। राजद नेता एवं पूर्व बाहुबली विधायक राजन तिवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को घेरते हुए कहा है कि खुद एक किसान का बेटा किसानों को लेकर ऐसा बयान देता है। ऐसे कृषि मंत्री को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की कि वे अविलंब राधा मोहन सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर उन्हें पार्टी से भी निष्कासित करें। राधा मोहन सिंह जी हैं जो पागलपन की तरह बयान दिए। जब भारत सरकार की भारतीय जनता पार्टी जब आई थी चुनाव में 2014 के चुनाव में, तो उसने कहा था कि हर हाथ को काम, हर किसान को पानी, हर किसान को अच्छे दाम का फसल का अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन कहीं कोई 4 सालों में 48 महीने की सरकार हो गई, कहीं कुछ भी इन लोगों को मिला नहीं। ना नहीं नहर की व्यवस्था है, ना कोई बिजली की व्यवस्था है, ना तेल की, सारी चीज़ों में महंगाई, तेल का दाम अपार, सब चीज़ अपार। ये राधा मोहन सिंह का ये बयान सुनने से लगता है कि ऐसा आदमी जो खुद किसान के घर से जन्म लिया है, किसान के घर से जाकर के भारत सरकार में कृषि मंत्री बन बैठा है, बहुत सौभाग्यशाली आदमी है कि वहाँ तक पहुँचा। लेकिन ये आदमी को कृषि मंत्री के लायक है ही नहीं, इसको कृषि मंत्री से अवलंब इस्तीफा देना चाहिए। हाईवे लूट गिरोह का कुख्यात अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधियों के पास से 3 देशी पिस्टल और 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। दानापुर शाहपुर में दहशत का माहौल बना हुआ था। एसएसपी मनु महाराज ने जानकारी दी कि इनकी मंशा बड़ी घटना को अंजाम देने की थी। वहीं पटना पुलिस की कामयाबी में एक और मामले का उद्भेदन करते हुए उन्होंने बताया कि बजरंगी हत्याकांड के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना अंतर्गत बजरंगी हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। इसमें संलिप्त 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके जो हथियार यूज हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है। इनके जो अपराधी थे, इन्होंने पुलिस को बहुत बड़ी चुनौती दी थी, जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं कि हमें गिरफ्तार कर सकते हो तो करके दिखाओ। ये बात उनके द्वारा बोली गई थी एक अपराधी के द्वारा। 4 अभियुक्तों को उसके 12 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को गिरफ्तार किया गया है। ये पूर्व का एक मोटरसाइकिल लुटेरा है। इसका पूरा गिरोह पकड़ा गया है, इसके 5 साथियों के साथ, और 3 कट्टा और कई जिंदा रान गोली भी बरामद हुई है। इनके पास से 3 लूटे हुए मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। हाल में नौबतपुर थाना अंतर्गत उमाशंकर की हत्या कर दी गई थी और इसमें मुख्य अभियुक्त जो था रोशन नाम का, उसने सुपारी दी थी कि इनको मारने की। राहुल नाम का अपराधी इसमें पकड़ा गया, उसको 3 लाख सुपारी मिली थी। और हत्या का कारण था कि ये उमाशंकर जो थे, पिछले साल एक कांड हुआ था उसमें गवाह थे, तो इसी कारण से इनकी हत्या कर दी। दबंगों ने अलीपुर गांव के निर्दोष नंदेश की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी थी, जिसमें एसएसपी मनु महाराज के निर्देश पर स्पेशल टीम का गठन कर पुलिस ने 1 सप्ताह के भीतर ही 3 आरोपियों को धर दबोचा है। वहीं अभियुक्तों की निशानदेही पर गांव के ही पोखर से एक देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। लगभग 1 हफ्ता पहले 27 तारीख को सालिमपुर थाना के अलीपुर गाँव में एक नंदेश जी का मर्डर हुआ और जिसमें कि 4 अभियुक्तों को नामित किया गया। और कल इनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पटना शहरी क्षेत्र से और 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी औरंगाबाद के जमौर थाना क्षेत्र से हुई। और उनसे जब पूछताछ हुई डिटेल में, उन्होंने सारी घटना का वृत्तांत भी बताया और साथ ही उस हथियार के बारे में भी बताया जिसके प्रयोग करके वो हत्या की गई। और वो जो हथियार है वो घटनास्थल के पास में ही एक छोटी सी पोखरी थी, जिसमें भागने के दौरान इन्होंने हथियार उसमें फेंक दिया गया। उसकी भी रिकवरी हुई है जो आपके सामने प्रस्तुत है। इस तरीके से इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया गया।
देश में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों के खिलाफ सीपीआई कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और पीएम मोदी का अर्थी जुलूस पार्टी ऑफिस से लेकर डीएम ऑफिस तक निकाला। डीएम ऑफिस पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीपीआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब सरहद पर सैनिक शहीद नहीं होंगे, लेकिन लगातार हाल के दिनों में पाकिस्तानियों द्वारा हमला कर भारत के सैनिकों की हत्या की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि 10 जून को महंगाई के खिलाफ भारत बंद में भी सीपीआई का साथ देगी और आगे आंदोलन जारी रखेगी। देश के अंदर आज आप देख रहे हैं कि ये बढ़ती हुई महंगाई के दौर में कहीं इसका अंत नहीं दिखाई दे रहा है। आप चर्चा की गई कि किस तरह से कर्नाटक चुनाव के बाद एकाएक डीजल और पेट्रोल के कीमत में वृद्धि की गई और फिर उसके बाद जो अभी हाल फिलहाल जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के बाद फिर एकाएक 52 रुपया प्रति एक रसोई गैस सिलेंडर में मूल्य का वृद्धि किया गया। यहाँ तक कि जिनको सब्सिडी वाला ये रसोई गैस दे रहे हैं 2.5 रुपया प्रति गैस सिलेंडर, उसमें भी बढ़ाया गया। ये इसीलिए जो महंगाई का दौर है, जो बेरोजगारी का दौर है, जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो डंका पीट रहा था देश और विदेश में, जिसने कहा था कि अब पाकिस्तान का हिम्मत नहीं होगा भारत की सरहद की तरफ आंख उठा के देखने का, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि रोज बरोज सीमा पर भारतीय सैनिक शहीद हो रहे हैं। बेतिया के नौतन प्रखंड मुख्यालय में संसरैया पंचायत के कदमुआ टोला गांव के वार्ड नंबर 15 की महिलाओं ने सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत बने शौचालय के भुगतान को लेकर हंगामा किया है। हंगामे का कारण संबंधित कर्मियों द्वारा भुगतान में अवैध रकम की मांग बताई जा रही है। सरकार की यह योजना धरातल से भटकती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अधिकारी यह कहते हैं कि योजना को सफल बनाए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के सहारे लोगों को शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, और वहीं जब लाभुक निर्माण कार्य को पूरा कर लेते हैं तो भुगतान के समय संबंधित कर्मी भुगतान करने के लिए अवैध रकम की मांग करने लगते हैं। मुखिया वार्ड गरम सेवक मिल के जल ना बनो से तले दुगार कोड़ के बिक दिलन, रोगलन सिफ्टी बनवाइलन। 10 दिन के पहले रोगलन के पैसा चले, हम के कर्जा काट के बकरी बेच के गरीब आदमी हम के सिफ्टी बनवाउनी से गहना बेच के अभी तक ले हम के पैसा ना आई। ये जो पैसे का लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है। यह सियासत मनगढ़ंत कहानी बेचा जा रहा है। अभी तक हमारे पास जब आवेदन ही नहीं आया है तो फिर ये फालतू का बात है, किसी के ऊपर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये जो भी कहानी रच रहा है ये सब राजनीति से है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आवेदन जब हमारे पास आया ही नहीं है तो फिर ये सब बात नहीं होनी चाहिए। आवेदन जब हमारे पास आएगा तो उसमें आगे की प्रक्रिया की जाएगी और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर उनका भुगतान कर देंगे। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कानून के मंगलवार को 2 साल पूरे हो गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार सहित विभाग के जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कानून को 5 जून 2016 को लागू किया गया था। इस पूरे मामले में अब तक 3,27,000 परिवाद प्राप्त हुए और प्राप्त परिवादों में 2,89,000 परिवादों का निष्पादन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक पुस्तक का भी विमोचन किया और बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि लोक शिकायत में भ्रष्टाचार और बिचौलियों के राज को भी खत्म किया गया है ताकि जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। सेवा कानून बनाया गया 2011 में और इसको लागू किया गया स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 2011। और जब लागू हुआ तो हम अपनी सेवा यात्रा पर निकले और विभिन्न जो इसके केंद्र बनाए गए थे हर एक ब्लॉक में, वहां पर हमने जाकर उसका निरीक्षण किया और देखा कि क्या कठिनाई है, कैसे क्या हो रहा है। तो जब इसको लागू किया गया था तो बहुत सारी आवश्यकता थी, उसके बारे में नहीं, उस समय तक उसका कोई फॉर्मेट तक नहीं बना था। तो एक एक चीज को यात्रा के दौरान ही देखने के बाद अनुभव के आधार पर, और सारे अधिकारी मुख्य सचिव से लेकर विभिन्न विभागों के
अधिकारी मौजूद रहते थे यात्रा में, तो उसके चलते वह निर्णय जल्द लिया गया। और फिर जब ये जानकारी मिली कि थोड़े बहुत लोग फिर इसमें भी घुस करके दलाली का धंधा शुरू कर रहे हैं, तो फिर हमने डीएम्स को कहा कि आप बगैर अपनी पहचान वहां प्रकट करते हुए स्वयं जाकर देखिए, और जो लाइन में लोग खड़े हैं उनके बीच आप भी खड़े हो जाइए, तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा। और ऐसा होने के बाद जो गड़बड़ कर रहे थे उन पर कार्रवाई हुई, उसके बाद ये पूरा सिस्टम ठीक हो गया। नीट के रिजल्ट आते ही एलीट इंस्टीट्यूट में खुशी की लहर छा गई। संस्थान के 168 छात्रों ने नीट परीक्षा में भाग लिया और 124 छात्र क्वालिफाइड हुए, जिसमें 67 छात्रों का रिजल्ट 500 अंकों से ज्यादा है। एलीट के छात्र छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जमकर अबीर गुलाल भी उड़ाए। संस्थान के निदेशक अमरदीप झा गौतम ने इतनी बड़ी सफलता का श्रेय एलीट की कार्य कुशलता और छात्रों की कड़ी मेहनत को दिया है। सफल छात्र छात्रों में कृतिका शर्मा, सुयेश प्रसाद, मनन झा, इफ्तिकार हुसैन, अदिति मिश्रा और अंशुल के रिजल्ट प्रशंसनीय है। नीट मेडिकल का रिजल्ट एलीट इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ा मतलब रखता है, क्योंकि इस बार एलीट के 168 छात्र छात्राओं ने एग्जामिनेशन दिया था और इसमें से 124 छात्र छात्राओं का रिजल्ट होना इस बात का प्रमाण है कि एलीट का मार्गदर्शन, बच्चों की कड़ी मेहनत और संस्थान का अपना उत्तरदायित्व पूरा होता है। हम इस बात को कहते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एलीट के लगभग 67 छात्र छात्राओं का रिजल्ट 500 अंकों से ज्यादा है, और ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन बच्चों का भी रिजल्ट है जिन बच्चों ने अभी 12th बोर्ड की एग्जामिनेशन के साथ साथ नीट मेडिकल का एग्जामिनेशन दिया था और उसमें भी वो क्वालिफाइड हुए हैं। ये हमारे लिए विषय है, क्योंकि ये विषय शिक्षा के उस स्तर का है जिसको पाकर कोई भी स्टूडेंट खुद को गौरवान्वित महसूस करता है, परिवार, समाज और राष्ट्र को भी ऊंचा उठाने के कदम में खुद को जोड़ पाता है। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज यहाँ पे 168 बच्चों ने मेडिकल के लिए नीट के एग्जाम्स किए हैं, जिसमें से 124 छात्र छात्राओं ने क्वालिफाइड किया है, जिनमें से आप लोग तो 67 बच्चों ने 500 अंकों से ऊपर प्राप्त किए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही प्रगति करता रहे मेरा इंस्टीट्यूट। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।